आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है फ्रंट पर आता हुआ थर्ड फ्रंट। जी हां, थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट बहुत ज्यादा तेज है। दरअसल महागठबंधन को लेकर के जारी गहमा गहमी के बीच ही अब गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस वाले थर्ड फ्रंट को लेकर के भी कवायद तेज हो चुकी है। इसको लेकर के लीड कर रहे हैं पूरी कवायद को लगातार दूसरी बार तेलंगाना की कमान संभालने वाले के चंद्रशेखर राव, जिसके तहत पहले आंध्र प्रदेश, फिर ओडिशा, उसके बाद मगरबी बंगाल और अब दिल्ली पहुंच करके वो तीसरे महाज की उम्मीदें तलाश रहे हैं। खबर है कि केसीआर दिल्ली में सपा सदर अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात कर सकते हैं, जो कि पहले ही यूपी में कांग्रेस से बिना इत्तेहाद के इशारे दे चुके हैं। ऐसे में ये दोनों पार्टियां अजीम इत्तेहाद का दामन थामेंगी या फिर थर्ड फ्रंट की राह पर बढ़ेंगी, इस पर सस्पेंस है। लेकिन केसीआर की यह मुहिम अजीम इत्तेहाद के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को लेकर के सपा बसपा के साथ साथ टीएमसी भी इत्तेफाक रखती नजर नहीं आ रही है। कुल मिलाकर के महागठबंधन को लेकर के जारी गहमा गहमी के बीच ही अब थर्ड फ्रंट भी फ्रंट पर आता हुआ दिखाई देने लगा है। लेकिन क्या तीसरे महाज को अमली जामा पहनाना मुमकिन है? क्या केसीआर अपनी कवायद में कामयाब होंगे? और क्या तीसरे महाज की कयादत वो खुद करेंगे? क्या तीसरे महाज को भी उनकी कयादत कबूल होगी? ये तमाम सवाल हैं जिनके आज हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और पूरे मौजू पर जुटेगा हमारे साथ खास पैनल। तो गहमा गहमी पूरी तरह से देखी जा रही है थर्ड फ्रंट को लेकर के चंद्रशेखर राव पूरी की पूरी एक तरीके से थर्ड फ्रंट के जो महाज की बात की जा रही है उसको लीड कर रहे हैं और इस वक्त वो दिल्ली में हैं। लेकिन इलाकाई सतह पर भी इसको लेकर के रिएक्शंस आ रही हैं। सीएम चंद्रशेखर राव के मिशन 2019 को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी दोनों साथ नजर आ रही हैं। कांग्रेस बीजेपी के इलाकाई लीडरान ने तेलंगाना के सीएम के इन सियासी दौरों पर तंज किया है। बीजेपी ने पूछा है कि उनके पहले दौरों से क्या हासिल हुआ, तो वहीं कांग्रेस ने उन पर अपोजिशन की ताकत को कमजोर करने का इल्जाम लगाया है। Variety of regional parties and state chief ministers in a so-called federal front is nothing but an attempt to help the BJP. If the opposition is divided, there is only one party that benefits, and that is the BJP. So if KCR is trying these moves, it is only to help Modi Sarkar survive and come back. We in the Congress will ensure that a Mahagathbandhan will be formed with all regional parties, all secular parties and progressive parties, and we will not fall for this distraction and diversion of a federal front. We will come together, put up a single candidate against the BJP everywhere in 2019, and we will defeat the BJP, Modi and Amit Shah. The question of KCR splitting the votes doesn't arise because KCR is confined to his own state, that is Telangana. TRS will contest only in Telangana, all the parliament seats. So the role of TRS in coordinating with the other regional political parties for a federal front is with an idea that these national political parties, the Congress and the BJP, they themselves think that they should only rule this country. If not I, then you. That is the only policy of both these national political parties, Congress and BJP. तो देखना यह होगा, और सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या तीसरा जो महाज एक तरीके से खड़ा करने की कोशिश हो रही है उसको अमली जामा पहनाया जा सकता है? जो केसीआर कोशिशों में लगे हुए हैं, क्या वो अपनी कोशिशों में कामयाब होंगे? लेकिन अगर कामयाब हो जाते हैं तो क्या वो तीसरे फ्रंट की क़यादत करेंगे? और क्या जो तीसरे फ्रंट में तमाम जमातें होंगी वो उनकी क़यादत कबूल करेंगी? सवाल अपने आप में बहुत अहम है। हम इसके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ गया है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी की तरफ से बीजेपी के लीडर जयराम विप्लव जी हैं, तो वहीं कांग्रेस के लीडर हमारे साथ मौजूद हैं घनेंद्र भारद्वाज साहब। इसके अलावा हमारे साथ सीपीआई के लीडर है विवेक श्रीवास्तव जी, और साथ ही हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट है प्रोफेसर राजवीर शर्मा जी। इसके अलावा हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अनुराग वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसा कि हमारे शो का फॉर्मेट है कि हम पहले हिस्से में अपनी बातचीत के 2-2 मिनट के लिए अपने मेहमानों के पास जाते हैं, उनका रद्द-ए-अमल लेते हैं, और मैं आप सभी के पास 2-2 मिनट के लिए आऊंगा। और घनेंद्र भारद्वाज जी, सबसे पहले मैं आपके पास आने जा रहा हूं, क्योंकि देखिए अगर थर्ड फ्रंट अमल में आ जाता है, केसीआर कामयाब होते हैं, तो डैमेज जो है वो सीधे तौर पर कांग्रेस को ही होगा। आपकी जो उम्मीदें हैं इस वक्त जो परवान चढ़ रही हैं 3 रियासतों में जीत हासिल करने के बाद, कहीं ना कहीं वो उम्मीदें पूरी की पूरी ढह जाएंगी।
देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस इस काम में लगी हुई, इस दिशा में काम कर रही है कि देश में एक महागठबंधन बने जिसमें तमाम एंटी भारतीय जनता पार्टी के दल उसमें शामिल हो, उसमें कम्युनिस्ट के लोग भी आए ताकि भारतीय जनता पार्टी को मिलकर शिकस्त दे सके। पिछले 4.5 साल से देश में एक तरीके से इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं। हर लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस पे हमले हो रहे हैं, हर लोकतांत्रिक संस्था को मारने का काम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं विपक्ष को गलत केसों में, झूठे केसों में डराने का, धमकाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी देश की धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा बन गई है, देश के लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई है। तो तमाम विपक्षी दलों को जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं और जो चाहते हैं कि देश का धर्मनिरपेक्ष ढांचा बना रहे, जो चाहते हैं कि देश फिर से खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे जाए, ऐसा हो नहीं रहा है सर। मैं वही कह रहा हूं। तो केसीआर साहब से भी हमारा विनम्र निवेदन है कि आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमारे साथ आए। अगर आप इस तरीके की बातें करोगे तो कहीं ना कहीं लोगों में एक मैसेज जाएगा कि आप इनडायरेक्टली तरीके से और आप बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी की मदद करने की कोशिश कर रहे हो। ममता बनर्जी जी ऑलरेडी इस महागठबंधन का हिस्सा बनने को तैयार है। वो 2 बार सोनिया जी से भी मिलकर गई हैं। उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है हर यूपीए की मीटिंग में आते हैं। ममता बनर्जी, सिर्फ केसीआर साहब की जो मूवमेंट चली है उस मूवमेंट के पीछे हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि विपक्ष में दरार डाली जाए उससे उनको एक आंशिक लाभ हो सकता है, लेकिन हमें उससे भी चिंता नहीं है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि तमाम देश के जितने भी दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, जो लोकतंत्र के साथ है, जो देश की धर्मनिरपेक्षता के साथ है, देश की मजबूती के साथ है, देश के विकास के साथ है, वो तमाम राजनीतिक दल कांग्रेस के साथ आए। हम तमाम राजनीतिक दलों को साथ लेकर चलने को तैयार हैं। और मैं आपको साउथ जी एक चीज और बता दूं कि यह महागठबंधन बनेगा और महागठबंधन 2019 में सरकार को उखाड़ फेंकेगा। आम आदमी पार्टी को भी जब वो इमर्ज कर रही थी तो बीजेपी कांग्रेस की और कांग्रेस बीजेपी की बी टीम उसको बताया करती थी, लेकिन आज जो है कांग्रेस ही उसके साथ दिखाई देती है। कहीं ना कहीं एक नजरियाती एक तरीके से साथ नजर आते हैं ये लोग। लेकिन विवेक जी, थर्ड फ्रंट की जो सुगबुगाहट है, क्या आप किस तरह से देखते हैं? लेफ्ट इसको कैसे देखता है? क्या कांग्रेस के बगैर भी एक फ्रंट तैयार हो जाएगा और इसका जो अमल हो रहा है, कोशिश हो रही है, वो क्या वाकई उस पर अमली जामा पहनाने में आसानी होगी? जी, अब ऐसा था कि अभी जो 3 राज्यों की हार है, जो किसानों की जीत है, उसने ये तो दिखा दिया है कि 2019 का नतीजा कुछ अलग ही आने जा रहा है मोदी जी के लिए। पहली चीज। दूसरी चीज, एक जमाना होता था जब अमित शाह जी से पूछा जाता था, राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट आया तो अमित शाह कहते थे मैं रिएक्ट करना जरूरी नहीं समझता। लेकिन आज ये आलम है कि पूरी बीजेपी, पूरा संघ परिवार इसको राहुल वर्सेस मोदी बनाना चाहता है। लेकिन कांग्रेस की समझदारी और राहुल जी की समझदारी और उनका वक्तव्य जो मैंने सुना, ही इज नॉट द प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट एंड ही हैज कैटेगोरिकली से, उन्होंने साफ बोला है कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार अभी नहीं हूं। गठबंधन चलेंगे, नतीजे आएंगे, नतीजों के हिसाब से एक सेक्युलर सरकार का फॉर्मेशन होगा। 2004 के अंदर जो यूपीए की सरकार थी उसको लेफ्ट फ्रंट का समर्थन था। वो चुनाव किसी चेहरे को दिखा करके नहीं लड़ा गया था। जीतने के बाद कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का चेहरा सामने किया था, वो भी इस बिहार पर की सबसे बड़ी पार्टी। नहीं, आप हाँ, एक चीज अब क्या है, फिर से एक सेक्युलर गठबंधन होगा। अभी बातचीत शुरू हुई है, सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो केसीआर साहब की कवायद पर क्या कहेंगे? आने दीजिए, इनको भी करने दीजिए बात करना बहुत अच्छी बात है। You also think that he is a B team of BJP? He can be A or B. The BJP is going. ये श्योर शॉट बात है, आप समझ लीजिए। अगर सेकुलर पार्टी सारी इकट्ठी हैं तो कर्नाटका का मॉडल सामने आ सकता है। कांग्रेस बड़ा विपक्ष बने, कांग्रेस थर्ड फ्रंट के साथ मिलकर सरकार बने, सरकार तो सेकुलरिस्टों की ही बनेगी। एक सेकुलर गवर्नमेंट आने जा रही है। साहब सेकुलर नहीं है क्या? नहीं, लेट हिम कम, वी डोंट माइंड, आने दो। लेकिन अब ये इट इज टू प्रीमेच्योर, अभी बहुत टाइम है। अभी केसीआर ने एक कवायद करी है, अभी लेफ्ट कवायद करेगी, समाजवादी पार्टी कुछ कवायद करेगी, कांग्रेस इनिशिएटिव ले रही है। तो लेट द पीपल टॉक, द फाइनल पिक्चर विल इमर्ज मच लेटर ऑन। लेकिन इतना जरूर है कि ये सेकुलर पार्टियां अगर इकट्ठी रही तो देश का संविधान जो BR अम्बेडकर का है ये बचा रहेगा और मनुस्मृति को हम 2019 के बाद फारिग करेंगे, आने नहीं देंगे। मेरे कांग्रेस के मित्र ने बिल्कुल ठीक कहा था कि 2014 से आज तक जो इमरजेंसी का वातावरण है इसको हटाने की हमें जरूरत है और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। चलिए, लेकिन जयराम विप्लव साहब जी, आपने दोनों ही पार्टियों के लीडरान को सुना, विवेक साहब को भी सुन लिया, घनेंद्र साहब को भी सुन लिया। खुश तो बहुत होंगे आप कि मतलब अगर
थर्ड फ्रंट बनता है तो जाहिर सी बात है अपोजिशन का ही कहीं ना कहीं वोट बैंक भी बटेगा, वो अपोजिशन कंट्रोल जो है वो थोड़ी तरह से कमजोर होगा। इन सब के बीच बात यह भी कि अगर कांग्रेस के बगैर भी थर्ड फ्रंट अमल में आता है तो कांग्रेस तो साइड हो ही जाएगी, सीधे सीधे बीजेपी को वोट शिफ्ट हो जाएगा। और आपने सुना भी कि बी टीम में है केसीआर साहब। देखिए, हमारे दोनों पार्टी, अलग अलग पार्टी के प्रवक्ताओं ने जिस तरह से आज फुल टॉस पे फुल टॉस दिया है, बैटिंग करने का तो बहुत मन है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों कर लीजिए ना, फिर मैं 2 मिनट में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। ये तो सालों से रट रहे हैं सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म, इनके अलावा कोई एजेंडा है नहीं इनके पास। देखिए, ये जो सरकार ये बनाना चाह रही है, जिस सो कॉल्ड महागठबंधन की बात कर रहे हैं, उसका आधार ही है मजबूर सरकार। ये जितनी भी कवायदें हो रही हैं, चाहे महागठबंधन के लिए हों, तीसरे महागठबंधन के लिए हों, ये सारी कवायद है केवल और केवल मजबूर सरकार चुनने के लिए। और इन लोगों का आपस में एक दूसरे को समर्थन ही केवल इसलिए होगा कि हमें भ्रष्टाचार करने की आजादी चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण नहीं, कहीं आवाम की मजबूरी का फायदा तो नहीं उठा रहे, आवाम मजबूर है और इसलिए वो कहीं ना कहीं एक फ्रंट क्रिएट कर रहे हैं। कहीं कोई मजबूर नहीं है। और ये जो इनका एक पुराना भी उदाहरण रहा है, अभी मैं कोट करना चाह रहा हूं, इनके गठबंधन में आते आते रह गए ऐसे एक बसपा के हमारे मायावती जी का, वो कहती है कि हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। तो ये जो नैरेटिव जनता को हम बताने जा रहे हैं, जब जनता इस बात को समझेगी, और पीछे का जो जनता ने इतिहास देखा है इस तरह के तीसरे फ्रंट की, आप देख लीजिए चौधरी चरण सिंह जी की सरकार 3 महीने और बीपी सिंह जी की सरकार 11 महीने, मुरारजी के साथ, मुरारजी देसाई के साथ आप भी थे उस वक्त। पूरी बात शुरुआत में ही बात हुई थी कि बीच में नहीं बोलेंगे। जनता ने आपको बोलने लायक छोड़ा नहीं है, कम से कम आप वामपंथी लोगों को अपना 2 मिनट में 2014 के एरा में आपको शांत रहना चाहिए। आप समझिए कि बीपी सिंह जी की सरकार 11 महीने चलती है, फिर उसके बाद देवगौड़ा जी की सरकार 10 महीने चलती है। तो जनता ने बहुत ही कड़वा अनुभव देखा है, लेकिन उनके सामने एक देशव्यापी विश्वसनीय लोकप्रिय नेतृत्व है नरेंद्र भाई मोदी का, जो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक वोट आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि खुश तो बहुत हो गया आप केसीआर साहब जो कुछ भी कर रहे हैं बहरहाल, लेकिन आप राजवीर सर, ये महागठबंधन, उसी के बीच में थर्ड फ्रंट, और जाहिर सी बात है सामने बरसरे इख्तिदार पार्टी। 2019 का चुनाव जब देखते हैं आप तो फाइनल पिक्चर क्या नजर आती है? क्योंकि एक तरफ थर्ड फ्रंट भी है, एक तरफ अजीम इत्तेहाद की भी बात हो रही है, दोनों में से कोई एक ही अमल में आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई एक ही अमल में आएगा। ये भी हो सकता है कि ये जो महागठबंधन है या जो भी एक उसका नाम दें वो भी बने और एक थर्ड फ्रंट भी बने। सवाल ये है, नहीं मैं बता रहा हूँ वो क्यों बनना चाहता है। बेसिकली जो थर्ड फ्रंट की कवायद हो रही है, इसमें अगर आप चारों लीडर्स को देखें तो ये चारों ही ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की एम्बिशन पालते हैं। और दूसरा ये भी है कि वो ये जानते हैं कि अगर राहुल गांधी अपने आप को प्रधानमंत्री का क्लेमेंट कह सकता है तो हमारे पास इतना बड़ा अनुभव है, हम भी यंग हैं, तो हम क्यों नहीं। एक ये, दूसरा क्या है कि अब जो रीजनल पार्टीज हैं उनमें भी बहुत सारी रीजनल पार्टी ऐसी हैं, बहुत सारी क्या ज्यादातर, जिनका कांग्रेस में ट्रस्ट नहीं है। वो ये मानती हैं कि अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो ये उनके लिए सपोर्ट बेस को खा जाएगी और जो रीजनल पार्टीज हैं वो उभर नहीं पाएंगी। ऐसा उनका मुझे लगता है कि ये दूसरा कारण है कि वो क्यों इस कवायद को करना चाहते हैं। और तीसरा मैं आपको बताऊं कि जितना भी ये जो 3 राज्यों में जीते और इसको जो कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि अगर कुछ लोग हमारे साथी राजस्थान में गए हों जब ये चुनाव चल रहा था तो वहाँ एक पोस्टर था, उस पोस्टर को कांग्रेस एक बार पढ़ ले। उस कांग्रेस के उस पोस्टर में लिखा था, महारानी की खैर नहीं, मोदी जी से बैर नहीं। माने ये है कि जरूरी नहीं है कि आप यहाँ जीत गए तो 2019 भी आप जीतेंगे, ये भ्रम हो सकता है। नहीं, ये कांग्रेस का पोस्टर था, किसी का भी था, तो पोस्टर्स लगे हुए थे, ये कांग्रेस का था, किसी का भी की था। बात आई थी भाई साहब, ये किसी का भी था, लेकिन कांग्रेस का बता दे राजवीर जी। नहीं इसीलिए कंफर्म भी किया, उन्होंने मना कर दिया नहीं है। बहरहाल सर, मैं ये कह रहा हूं कि उसका मीनिंग पढ़िए, उसका मीनिंग पढ़िए और उस मीनिंग में आप ये मान करके चलें कि ये कहीं ना कहीं सच्चाई होने जा रही है। तीसरी चौथी बात ये है
कि जितना भी ये आरोप लगाएंगे कि इमरजेंसी है, अगर आप देखें कि नेताओं के खिलाफ झूठे केस बन रहे हैं, तो फिर ये जो कोर्ट लगातार फैसला दे रहे हैं, ये जो अभी कोरेगांव में फैसला दिया है हाई कोर्ट ने, ये क्या झूठा केस बनाने पर फैसला दिया है? ठीक है सर। ये जो पहले नेशनल हेराल्ड में केस का जजमेंट आया है, क्या वो झूठा क्या दिया? ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास सर, ठीक है आऊंगा। अनुराग सर, आप किस तरह से देखते हैं, क्या आप भी ये मानते हैं कि थर्ड फ्रंट और अजीम इत्तेहाद दोनों ही कहीं ना कहीं बन सकता है 2019 से पहले, या फिर दोनों में से कोई एक ही बनेगा? देखिए, सबसे पहले मैं 10 सेकंड के अंदर एक दो शब्दों का इस्तेमाल जो सबने किया, एक है इमरजेंसी, कि 2014 से इमरजेंसी का माहौल है। इस पे मैं अपना एक व्यू पॉइंट देना चाहता हूं। जब कांग्रेस, स्पेशली जब कांग्रेस के लोग जब ये बात करते हैं, तो उन्हें इंदिरा गांधी की सरकार की इमरजेंसी भी याद रखनी चाहिए। जब दूसरे पार्टी की इमरजेंसी की आलोचना करते हैं या इमरजेंसी जो इमरजेंसी के माहौल की बात करते हैं, तो उस इमरजेंसी को भी याद रखना चाहिए। नंबर 2, सेकुलरिज्म की बात करते हैं कि सेकुलर पार्टियों का एक मोर्चा बनाएंगे कांग्रेस वाले। कांग्रेस ने क्या अपनी सेकुलरिज्म की जो भाषा, जो परिभाषा थी, उसे बदला है या क्या किया है? सबसे पहले वो अपने सेकुलरिज्म की परिभाषा को परिभाषित करें, उसके बाद सेकुलरिज्म की बात करें। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सेकुलरिज्म को ट्विस्ट एंड टर्न ना करें, नंबर 2। उसके बाद मैं आता हूं थर्ड फ्रंट और आपके। सर ये भी बता दिए कि आखिर ये क्यों कह रहे हैं आप? देखिए, सेकुलरिज्म की बात करी जाए, पहले जो इनकी धर्म को लेके और राजनीति का जो कॉम्बिनेशन के जो राजनीति करते थे, सॉफ्ट हिंदुत्व एंड ऑल, उन्होंने इसको बहुत चेंज किया। ओके, ठीक है सर। आज राहुल गांधी जो है अपने आज से 10 साल पुराने वाला जो कांग्रेस का स्टैंड होता था, धर्म और राजनीति का जो कॉम्बिनेशन बनाते थे, जो उसको लेके अब इनका ओपिनियन चेंज हो गई। ये सेकुलरिज्म का शब्द सिर्फ ढो रहे हैं, एक्चुअल है नहीं। ठीक है। नंबर 2, अब आते हैं आपके ये थर्ड फ्रंट की। देखिए, ये जो मुझे जो लगता है, ये जो सारी कवायद है, हो सकता है राजवीर जी मेरे से इत्तेफाक ना रखे, बाकी हमारे मित्र इत्तेफाक ना रखे, लेकिन मुझे सबसे मेजर पॉइंट लगता है कि किस तरह से राष्ट्रीय दल के साथ जब गठबंधन होगा, उसमें हमारा कितना बड़ा स्टेक होगा। हम नेगोशिएशन पावर गेन कर रहे हैं। ये पार्टियां इस समय नेगोशिएशन पावर गेन करने के लिए ये सारी कवायद कर रही हैं कि अगर तुमने हमको सही शेयर नहीं दिया, तो हम तुम्हारे बिना भी थर्ड फ्रंट बना सकते हैं। ये है सारी कवायद। लेकिन सर, केसीआर साहब जो है लीड कर रहे हैं, थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं, क्या उनको कामयाबी मिलेगी जल्दी से? सर वक्त देखिए, कामयाबी तो किसी को भी मिल सकती है अगर ये सारे 5-6 दल, 4-5 दल अपने अपने इट ऑल डिपेंड अपॉन नेगोशिएशन। कैसी नेगोशिएशन नेगोशिएशन के लिए एक वो आर्म ट्विस्टिंग का एक वेपन क्रिएट किया। ठीक है सर, मैं आऊंगा। आप सभी इस पर रिस्पॉन्ड भी करना चाह रहे हैं एक दूसरे का, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन तो फ्रंट पर आता नजर आ रहा है थर्ड फ्रंट, और पूरी कवायद को लीड कर रही है तेलंगाना के दूसरी बार सीएम बने के चंद्रशेखर राव। लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि केसीआर बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी एक थर्ड फ्रंट का शिकूफा छेड़ना चाहती है ताकि अजीम इत्तेहाद अमल में ही ना आ पाए या फिर अपोजिशन कमजोर हो? क्योंकि इस तरह की बात ही इस वक्त डिबेट से ब्रेक से पहले डिबेट में हो रही थी। हम जरा बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और विवेक सर आपके ही पास आना चाहूंगा कि ठीक है, आप कह रहे थे कि नेगोशिएशन की जो पूरी की पूरी कवायद है, अनुराग सर कह रहे थे, उसी पर रिएक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन क्या इसमें गलत भी है? कौन ऐसी पार्टी है जो नेगोशिएशन नहीं कर रही है? चाहे हम अजीम अपोजिशन की बात नहीं है, बल्कि एनडीए में भी वही हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। आप जो कह रहे हैं साउथ भाई कि राजनीति के अंदर अलग अलग अगर पार्टियां हैं, चाहे एनडीए के अंदर हो या इधर यूपीए की साइड हो, तो सबका अपना अपना अस्तित्व है, अपना अपना कैडर है, अपने अपनी सीट शेयरिंग अरेंजमेंट्स हैं, और बार्गेनिंग तो एक नेचुरल चीज है जो आती है। अभी हमने पिछले दिनों में देखा रामविलास पासवान जी ने कैसे ब्लैकमेल किया इन लोगों को सामने खड़े होकर के। मतलब यहां तक चैनलों पे कवायदें लगने लग गई थी कि शायद मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान जी अब जा रहे हैं, और अगर वो चले गए तो शायद अब यूपीए का आना निश्चित है। लेकिन बार्गेनिंग हुई नहीं। अभी तो रुकिए, तो आप बोलने दीजिए पहले। एक चीज हुई, उसके बाद टीडीपी अलग हुई, कश्मीर में पीडीपी के साथ बैठे थे ये साहब। उसके बाद शिवसेना, जिसने यहां तक कह दिया कि चौकीदार चोर है, और नोटबंदी से लेकर के जीएसटी तक इन सभी चैनलों पे हम आते रहे हैं, और पूरे साल शिव सैनिकों का जो एटीट्यूड था चैनलों पे, दैट वाज एंटी बीजेपी। ये इनके घटक दल हैं, तो बार्गेनिंग नहीं चल रही इनके यहां पे। तो एक जो नेचुरल प्रोसेस होता है, अगर उसको महागठबंधन के बनने के लिए सेक्युलर पार्टियां कर रही हैं, तो इसको गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए। बात तो यही आती है ना कि उसमें कांग्रेस नहीं रहेगी, सीधी सी बात है। थर्ड फ्रंट इज इक्वल टू नो बीजेपी नो कांग्रेस। नहीं, इट इज टू प्रीमेच्योर टू से दीज थिंग्स। सिर्फ मीटिंग्स हो रही हैं, ये सिर्फ हम लोग आकलन लगा रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा और वैसा
कैसा हो जाएगा? मेरा यह मानना है कि लास्ट में एक सेक्युलर फ्रंट बनेगा। बात तो यही है, सेक्युलर फ्रंट पावर में आएगा। एनालिसिस जरूरी भी है सर, 6 महीने क्योंकि ओडिशा पहुंचते नवीन पटनायक साहब से मिलते हैं और वो बोलते हैं कि जल्दी कुछ अच्छा होगा। सबको उसके बाद ममता बनर्जी से मिलते हैं, उसके बाद वो दिल्ली में मौजूद है। सर अमित शाह भी मिले, अमित शाह ने भी मिलने की कवायद बीच में शुरू करी थी। ठीक है, वो ये भी बात है कि अभी वो पार्टियों से मिलने गए थे, कल पीएम से भी मिलेंगे, लेकिन सही भी है, ये सही गणेंद्र साहब, गणेंद्र साहब, विवेक जी, एक छोटा सा सवाल जी, है जी। आपका जो सेकुलर फ्रंट होगा जी। उसका लीडर मंदिर जाएगा चुनाव प्रचार के दौरान या नहीं जाएगा? नहीं, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। राहुल गांधी तो भाई उन्होंने तो अपने को नेता माना नहीं है, वो तो कह रहे, वो तो सिंपल कार्यकर्ता अपने को कांग्रेस का मानते हैं। जी नहीं, तो यही है, ये जनता जिसको बनाएगी नहीं मानते। जी नहीं, लेकिन ये बात कह दी गई ना विप्लव जी, जयराम साहब, ये देखिए सबसे पहले विवेक साहब ने कहा कि 2004 में भी ऐसा ही हुआ था, कांग्रेस को विदाउट एनी लीडर चुनाव लड़ा गया था और सामने अटल जी थे। जीत के आए थे। अटल जी की शख्सियत कैसी थी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन गणेंद्र साहब, मैं सर गणेंद्र साहब के बाद दो चार जल्दी पॉइंट्स उनको जल्दी से बस बताना चाह रहा हूं। वो 2-3 बातें उन्होंने कही, ठीक है। पहली चीज तो उन्होंने कही कि संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर सवाल उठाए, तो संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर 2 छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं जो इन्होंने हाल फिलहाल में किया है। जब भी ये हारते हैं, ये ईवीएम और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े। सीबीआई निष्पक्ष है, सुनिए ना, उत्तर दीजिए ना। सीबीआई निष्पक्ष है। आप अगर आप सीबीआई के बारे में बताइए, हम सुनना चाहते हैं आपसे, हम आपको बोल रहे हैं, आपसे आप जाइए ना सुप्रीम कोर्ट, आपको बताएगा। मैंने क्या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर दोनों को लड़वा दिया? आरबीआई स्वतंत्र है? आप बताइए हमें सर, आप सिर्फ सीबीआई और आरबीआई बताइए मुझे, दोनों स्वतंत्र नहीं है। आपने पहले रघुराम राजन कोर्ट आया, उसके बाद उर्जित पटेल को तंग किया आपने। ये आपका कैरेक्टर है और ये आप करते आ रहे हैं 2014 से। सर डिबेट कहीं और चली जाएगी सर, ठीक है। मैं गणेंद्र भारद्वाज जी, आपके लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्या आपके सामने यह चैलेंज है कि आप यूपी में सपा बसपा के साथ आप इत्तेहाद कर लेंगे और बाकी जगहों पर आप अजीम इत्तेहाद को शक्ल दे देंगे, बड़े भाई का जो एक किरदार है वो अदा कर लेंगे? यह बड़ा चैलेंज है या केसीआर साहब की कवायद को रोकना बड़ा चैलेंज है? देखिए, हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है, हमारे लिए सिर्फ एक चैलेंज है। मोदी जी नहीं, हमारे लिए सिर्फ एक चैलेंज है कि हम इस देश की डेमोक्रेसी को, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचा के रख लें। अच्छा। सिर्फ यही चैलेंज है। उसके लिए हमें किसी से भी हाथ मिलाना पड़े। जो भी इन चीजों से किसको खतरा है सर? साहू जी, जो भी सेकुलर माइंडेड पार्टी है, हम उन तमाम सेकुलर माइंडेड पार्टी के साथ चुनाव मिलकर लड़ने को तैयार है। आपने देखा कर्नाटका में हमने 35 सीट वाले जो पार्टी थी उसको हमने चीफ मिनिस्टर दिया। सत्ता हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए देश नहीं कर पाए सर आप। हमारे लिए देश इंपॉर्टेंट है, सत्ता हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने सत्ता को आते भी देखा, सत्ता को जाते भी देखा है, लेकिन देश का लोकतंत्र बचा रहे, देश की संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा बनी रहे, देश का संविधान बना रहे, देश की धर्मनिरपेक्षता बनी रहे, देश का भाईचारा बना रहे, हम उस पर काम कर रहे हैं। और केसीआर साहब की जो बार बार बात कर रहे हो, केसीआर साहब का ये राइट है, उनका एक डेमोक्रेटिक राइट है, उनका अपना काम कर रहे हैं। केसीआर साहब को अपना काम करने दीजिए। लेकिन मैं आपके चैनल पे आपको इस चीज का आश्वस्त कर रहा हूं आज कि जब ये महागठबंधन शेप लेगा, जब इस महागठबंधन की शक्ल देश के सामने आएगी, तो केसीआर साहब भी उसमें से घटक दल होंगे। हम तमाम उन राजनीतिक दलों के साथ संपर्क में हैं, तमाम वो सेकुलर माइंडेड पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह भी बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं साहू जी, मैं वही कह रहा हूं आपको, बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, मैं बड़ी बात कह रहा हूं कि तमाम देश के विपक्षी दल एकजुट है, देश से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि केसीआर साहब खुद अजीम इत्तेहाद का हिस्सा होंगे? देश का संविधान ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि इट्स प्रीमेच्योर, चीजें जो हैं वो शेप लेने दीजिए। ठीक है विपुल साहब, इनसे जवाब ले लूं, क्या बात है? क्योंकि आप ठीक है सर, मैं आ रहा हूं। आप यही कह रहे हैं ना कि प्रीमेच्योर है और शेप लेने दीजिए, क्या ऐसा ही शेप होगा? चाहता हूं साउथ भाई, सिर्फ 10 सेकंड का मेरा रिस्पॉन्ड है इसमें। अगर हम पास्ट को भी, इतिहास को देखेंगे तो पहले होता क्या था, कई बार हम केरला में या वेस्ट बंगाल में हम कांग्रेस के साथ लड़ते थे, लेकिन जब बात सेंट्रल पॉलिटिक्स की आती थी और कम्युनल फोर्सेस को हमने अलग करना होता था, तो हम इनको समर्थन देते थे केंद्र में। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर कोई रीजनल पार्टी कांग्रेस के साथ लड़ भी रही है वहां पे, तो मे बी एट द एंड ऑफ द डे वो। तो केसीआर जी के नजर में और उनके जहन में क्या है? सिर्फ तेलंगाना की 17 सीटें हैं या फिर पूरे रीजन पर नजर है? कोई भी पार्टी, देखो कांग्रेस ने ये बहुत बड़ी बात इन्होंने गहलोत जी ने कही है, इसको वेलकम करना चाहिए
चाहिए सबको, देश को। करना जल्दी से तीन चीजों पर मैं रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। तो पहली बात सेक्युलरिज्म को लेकर के, ये जितने भी महागठबंधन में जो ये साथी तलाश रहे हैं, टीडीपी, बीएसपी, एनसीपी, पीडीपी, ऐसे तमाम इनके जो सेक्युलर सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां हैं, वो बीजेपी के साथ कभी ना कभी गठबंधन में रह चुकी हैं। तो सुनिए, इनका जो सिद्धांत है, कभी ये गैर कांग्रेसवाद का नारा लेकर के भाजपा के साथ जाएंगे, कभी सेक्युलरिज्म का जामा ओढ़ करके ये कांग्रेस के साथ चले जाएंगे। तो, हाँ, तो ये हर बार तो आप उनको साइड कर दिया करिए। फिर जब वो आते हैं तो आप बोला करिए भाई आप गवर्नमेंट के लिए आ रहे हैं, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। रामविलास पासवान जी को 6 चलिए ठीक है, लेट हिम कंप्लीट। हमारी सरकार में मंत्री रहे हैं, मेरा समय दूसरा पॉइंट पासवान को जो दोस्ती कर रहे हो। ठीक है जयराम साहब, नहीं, मुझे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। दूसरी चीज, ये लगातार संवैधानिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर ये लोकसभा में महाभियोग लेकर के आ जाते हैं। ये डिबेट का इशू नहीं है। नहीं, बार-बार जो आरोप लगेगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इस बड़ी डिटेल में नहीं जा सकते। अगर विपक्ष की पार्टी हमारे ऊपर आरोप लगाएगी, उसका जवाब दे दिया ना। विवेक साहब 4 बार उन्होंने डिस्टर्ब किया, आपने कुछ नहीं बोला। आप पार्टी के राष्ट्रीय नेता हो, आप कम से चलिए मैं चुप रहता हूँ, आप ही लोग डिबेट कर लीजिए। आप बताओ महाभियोग कब लाई कांग्रेस? नहीं, आप ही बात कर लीजिए, आप इम्पीचमेंट मोशन कब लाई कांग्रेस पार्लियामेंट में? आप बताओ, आप बताओ। देश की जनता देख रही है, देश के लोग देख रहे हैं। लगातार आप 4 बार 5 बार एक से एक झूठ बोल रहे हैं और मुझे उत्तर देने का मौका नहीं है। विप्लव साहब, मैं दे रहा हूँ ना, मैं तो बोलने के लिए कह रहा हूँ ना। विवेक साहब की विवेक साहब की जयराम साहब, मैं कह रहा हूँ ना कि आप दीजिए बीइंग एन एंकर, मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी बात रखिए पूरी। मनुस्मृति और सेक्युलरिज्म से आगे नहीं बढ़ पा रही है। झूठ नहीं। ठीक है विप्लव साहब, ठीक है विवेक जी, ठीक है आप बोलिए, पहले विप्लव जी को बोलने दीजिए, बोलिए। नहीं, आप ही बोलिए ना भाई। मनुस्मृति पे चर्चा कर लेते हैं, सेक्युलरिज्म पे चर्चा कर लेते हैं। विवेक साहब, तीसरे फ्रंट विवेक साहब, धनील जी, ठीक है। नहीं सिर्फ झूठ, अगर विषय पर बात कर रहे हो तो विषय पे बात कीजिए। आप अपनी बात कीजिए, लेकिन झूठ मत बोलिए। चलिए ठीक है सर, ठीक है। झूठ कौन बोल मैं रहा है? देखिए, हम किसी और तरफ जा रहे हैं सर। हम यहाँ पर अरे अपने समय में ठीक है अनुराग सर, मैं रोक रहा हूँ क्योंकि सर डिबेट डिरेल हो रही है ना, डिबेट डिरेल हो रही है सर। मुझे कम से कम टॉपिक पर रहने दीजिए, ठीक है। मैं आप तीनों के पास, सबके पास आऊंगा, लेकिन अनुराग सर ये बताइए कि केसीआर की अगर हम पूरी कवायद की बात करें तो चंद्रशेखर साहब की जो नजर है, क्या तेलंगाना की 17 सीटों पर ही है या फिर उस पूरे रीजन पर है या फिर और भी कहीं उनकी नजर है? क्योंकि बात अगर निगोशिएशन की आ रही है तो निगोशिएशन क्या वो सिर्फ तेलंगाना को लेकर करेंगे, उस पूरे रीजन को लेकर करेंगे या फिर कहीं और बाहर भी? देखिए, अगर वो वहां तेलंगाना में 17 सीटों पे अच्छा वो नेगोशिएशन कर जाते हैं, उसके लिए ये जरूरी है कि बाकी भी जो इस गठबंधन के, जो महागठबंधन के घटक दल होंगे, जैसे तृणमूल कांग्रेस हो गई या जो भी पार्टियां आती हैं उस महागठबंधन में साथ, वो किस टाइप का नेगोशिएशन कर रही हैं, 50-50 का कर रही हैं कि 60-40 का कर रही हैं, तो फिर फॉर्मूला वर्कआउट होगा ना। मौजूदा ट्रेंड तो उनके हक में जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके का जो रिजल्ट आया असेंबली में, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि उनको काफी अच्छा जो है रिस्पॉन्ड मिल सकता है। बिल्कुल। अच्छा, ये जहां भी जा रहे हैं, देखिए वहां पे रूलिंग पार्टियां हैं अभी, तो वो फॉर्मूला एक तरह से फिर सारे छोटे दल जो हैं, रीजनल दल, अपने अपने क्षेत्र में उस तरह से नेगोशिएशन करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद क्या होगा, जब इनके पास सीटें ज्यादा होंगी तो जब केंद्र में सरकार बनने की नौबत आएगी तो उसमें पावर शेयरिंग में जो भी फॉर्मूला बनेगा उसमें इनका बड़ा स्टेक होगा। तो इन लोगों का मतलब कहीं अभी तो ये छोटी सी चीज दिख रही है, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट ना भी हो तो कौन सी वजारत मिलती है, वो कम से कम सेट हो सके, ठीक है। लेकिन राजवीर सर, आपसे भी मैं इसी सवाल का जवाब चाहता हूं कि आप किस तरह से देखते हैं कि क्या निगोशिएशन है, क्या 17 सीटों पर नजर है, कुछ और सीटों पर भी नजर है, कैसे आप देखते हैं क्या होगा ये? देखिए, मुझे ये लगता है कि जहां तक इस रीजनल गठबंधन का सवाल है, रीजनल गठबंधन बेसिकली एक सोच है अगेंस्ट द कांग्रेस ऑल्सो। और मैं ये बार बार कह रहा हूं कि वो ये कोशिश करेंगे कि जब चुनाव हो जाएं तो उनकी बार्गेनिंग पावर कम से कम इतनी आनी चाहिए कि वो ये क्वेश्चन कर सकें कांग्रेस को भी कि आप ही का क्लेम कोई फाइनल क्लेम नहीं है, हम भी क्लेमेंट्स हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के। और अगर मान लो प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं भी मिलती है तो फिर वो जो अच्छी
सीट्स मानी जाती हैं कैबिनेट में, उनके लिए बार्गेनिंग कर सकें। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ अलाइज ऐसे हैं। अब आप चंद्रबाबू नायडू साहब को देख लीजिए, स्टालिन साहब को देख लीजिए, वो तो बकायदा प्रपोजल के तौर पर भी कह रहे हैं कि पीएम राहुल गांधी होने चाहिए। वही मैं कह रहा हूं कि जहां तक इन रीजनल पार्टीज का सवाल है, अगर आप सही मायनों में देखें तो हर रीजनल पार्टी का जो सपोर्ट बेस है दैट इज कन्फाइंड टू देयर ओन स्टेट ओनली, वेदर इट इज केसीआर or it is Chandrababu Naidu. Chandrababu Naidu also is limited to Andhra Pradesh. He doesn't have any pan-India kind of an appeal. तो similarly, केसीआर साहब के लिए भी तो यही कहा जाता है ना? I am saying that, but at the same time, so far as the गठबंधन is concerned, चाहे वो रीजनल है चाहे वो नेशनल है, उसमें तीन बातों का होना जरूरी है, एक नेता का, एक नीति का और एक रीति का। अगर ये तीनों चीजें नहीं हैं तो वो गठबंधन जो है वो केवल एक टेम्पररी अफेयर होगा। विवेक साहब, आप अटल बिहारी वाजपेयी का जो गठबंधन था 20 से ऊपर जिसमें पार्टियां थी, उसको तो आप कहते हैं बड़ा अच्छा कार्यकाल था, बहुत अच्छा मैनेज हो गया। और अगर कोई सेक्युलर फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहा है, सेक्युलर फ्रंट ही मुझे पता नहीं चलता कि क्या सेक्युलर फ्रंट है। ये सबसे बड़ा मिथ है जिसको अपोजिशन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है सारी पॉलिटिकल पार्टीज। अरे भाई साहब, मध्य प्रदेश में एक क्लोज डोर मीटिंग बुलाई जाती है और आप कहते हो कि वो सेकुलर है। बिल्कुल और आप क्लोज डोर मीटिंग बुलाते हो और वो सेकुलर कैसे हो जाएगा? नमाज बंद करवाइए, बताओ ना, आप देश में नमाज बंद करवाएंगे, इसलिए सेकुलरिज्म जरूरी है। आप ये बताइए कि वो सेकुलर कैसे हो जाएगा? आप क्लोज डोर मीटिंग में कमलनाथ बुलाते हैं मध्य प्रदेश में और ये कहते हैं कि 99% मुस्लिम है, वो अगर वोट किसी कंपनी का एम्प्लॉय नमाज पढ़ता हुआ पकड़ा गया तो हम कंपनी के ऊपर एक्शन लेंगे। आप सेकुलर मतलब एक कंपनी अब ढूंढेगी और कि जो मेरा वहां कोई पर एम्प्लॉय जो नमाज वहां पढ़ता केरला में आप कर रहे हो, तो आज आप नमाज आपने पार्क में बंद कराई है और आप देश में बंद कराइए, इसलिए सेकुलरिज्म जरूरी है। भाई साहब, आप पहले की बात भी सुन लीजिए। सुई आगे बढ़ती नहीं है, इसको समझिए। आज आपने सेकुलरिज्म की परिभाषा नहीं है सर। आपने कई सवाल खड़े करे, मेरा रिस्पॉन्ड बनता है। आपने बोला नहीं, मैंने नहीं खड़े किए। ठीक है, आपने ठीक है, मैंने खड़े नहीं किए। ठीक है, मैंने उन्होंने सीधे तौर पर कहा नेता, नीति और रीति। ठीक है, गणेश साहब, राजवीर जी ने जो बात कही, राजवीर जी महागठबंधन तय है और आप महागठबंधन की जो केंद्र की राजनीति है, आप उसको राज्य की राजनीति से मिक्सअप मत करो। हर स्टेट की पॉलिटिक्स अलग है, सेंटर की पॉलिटिक्स अलग है। स्टेट में हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने नहीं, सुन लो, नहीं साहु जी, हर स्टेट में भी पॉलिटिकल पार्टीज की अपने एजेंडे होते हैं, अपना काम है, अपनी विचारधारा है। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, ले लीजिए जल्दी से। मेरा एक छोटा सा सवाल है, जल्दी से ले लीजिए गणेश साहब। मेरा एक छोटा सा सवाल है, जल्दी से ले लीजिए। अगर आप यही कह रहे हैं कि ठीक है, फिर तो यूपी में अगर हम देख ले, सपा बसपा अगर साथ जा रहे हैं तो बसपा ये क्यों कह रही कि हम एमपी में हर सीट पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे? फिर आपके लिए वहां पर डैमेज नहीं होगा? गणेश साहब से जवाब लेकर के फिर आपके पास भी आ जाऊंगा और फिर आपके पास आता हूं। समर्थन देंगे, वामपंथी फंसेंगे, कांग्रेस जवाब। कांग्रेस से आप क्वेश्चन ये पूछ लीजिए, उनसे सुनिए भाई साहब, आप एक चीज का छोटा सा जवाब मेरा ले लो, मैं जवाब ले लूं। इस महागठबंधन में कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ने जा रही है? बस जयराम साहब जवाब ले लेता हूं मैं जल्दी से। गणेश साहब जल्दी से आप पहले रिस्पॉन्ड साहु जी, आपने सवाल मेरे से करा, मैं तो विपरीत। ठीक है, अरे सर फर्स्ट मैं तो आप जवाब दीजिए सर, मैं कर दूं कि वो कांग्रेस की तरफ से जवाब भी भारतीय जनता पार्टी वाले अच्छी बात है। कल आप हो सकता है कांग्रेस के नेता की ऐसे जवाब दोगे। आपने जो साहु जी बात करी, ठीक है, महागठबंधन में अलग एजेंडा है। हमारा एजेंडा महागठबंधन का, हम स्टेट की पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे। केसीआर साहब को अपनी तेलंगाना की पॉलिटिक्स से सर सुन तो लो, मैं वही बता रहा हूं, नेता भी बता रहा हूं, नीति भी बता रहा हूं, रीति बता रहा हूं। ठीक है सर। नेता तमाम विपक्षी दलों के जितने भी लीडर्स हैं वो तमाम नेता है। नीति हमारी सुन लो, नीति देश को विकास के रास्ते पे लेके जाना है, देश को डेवलपमेंट के रास्ते पे लेके जाना है, देश के लोकतंत्र को बीजेपी को हराना है। सुन तो लो सर, बीजेपी को हराएंगे तो जब तो ये तरक्की होगी। अरे बीजेपी को हटाना सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर बीजेपी ने 4.5 साल में देश का सत्यानाश कर दिया, यही आपके पास केवल एक ही एजेंडा है, बीजेपी को हटाना है, क्योंकि मिशेल चाचा हैं 236 करोड़ की पोल खोल रहे हैं और मैं नहीं कह रहा उसमें जो बदनामी हुई राफेल पर ला करके नैतिक बराबरी करना चाहते हैं। अरे मेरे से लड़ाई मत लड़ो। अरे सर,
अरे आपका एकमात्र एजेंडा है, आपको मजबूर सरकार चाहिए ताकि भ्रष्टाचार की छूट मिले। मुझे आज बहुत ही खेद के साथ चिल्लाना पड़ रहा है क्योंकि आज की डिबेट में वामपंथी और कांग्रेसी मिलकर के आप अपने घर में जाके बात करो। एक गलत तमाम नेता आपके कह रहे हैं कि मोदी इस देश के लिए खतरनाक है और चौकीदारी चोर है। मैं नहीं कह रहा। ठीक है सर, मैं आता हूं, मुझे एक और ब्रेक पर जाना है, मुझे एक और ब्रेक लेना है सर, मैं एक और ब्रेक ले रहा हूं जयराम साहब, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक। ठीक है गणेश साहब जस्ट प्लीज स्टॉप। ठीक है सर, तो बात थर्ड फ्रंट को लेकर के हो रही है, केसीआर साहब की कवायद को लेकर के हो रही है, और यह भी सवाल पूछने की कोशिश हो रही है कि क्या थर्ड फ्रंट पर जो अमली जामा पहनाने की कोशिश है वो कामयाब होगी। लेकिन इसी डिबेट में, इसी बातचीत में यह भी बात आई और कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया कि आने वाले वक्त में जब फाइनल पिक्चर बनेगी तो केसीआर साहब खुद महागठबंधन का हिस्सा होंगे। जयराम साहब, देखिए, दो बातें इसमें महत्वपूर्ण है, जो महागठबंधन और तीसरे फ्रंट की चर्चा हो रही है उसमें कि इनका जो कांग्रेस लीड लेकर के जो महागठबंधन बनाने की कवायद चल रही है, तो क्षेत्रीय दल इनको अपने अपने राज्यों में कितनी सीटें देने वाले हैं। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में बुआ बबुआ ने अपनी अपनी बैटिंग कर ली, सेटिंग कर ली, इनको छोड़ दिया, और बहुत ज्यादा अगर ये घुसेंगे उसमें, अगर उसमें वो जाते हैं तो अभी तो हम लोग चर्चा ही कर रहे हैं ना, पूरी संभावनाओं पे चर्चा हो रही है सऊद भाई। नहीं तो अगर वो जाते भी हैं तो 7 से 8 से ज्यादा सीटें नहीं, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, आपने जो बात की वो एक तरह से डिक्लेयर कर दिया था। मैं दूसरी बात और कर रहा हूं कि ये सभी क्षेत्रीय दलों के लीडर्स हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में अपने वोट शेयर रखते हैं, अपने वोट बैंक को रखते हैं, और 2014 में इनमें से सभी को हम हरा करके आए सत्ता में, और इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो दूसरे राज्यों में जाकर के अपना वोट ट्रांसफर कर सकते हैं। ममता बनर्जी क्या कर्नाटक में जाकर के उनको 2 वोट दिलवा पाएंगे चुनाव प्रचार में? क्या ये केसीआर साहब जाकर के उत्तर प्रदेश में 2 वोट दिलवा सकते हैं उनको? तो एक तरफ ये बिखरा हुआ नेतृत्व है, कोई नेता नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। सर ऐसे तो फिर हम कांग्रेस या बीजेपी की बात कर लें तो बहुत जगह पर ये दोनों पार्टियां, नेशनल पार्टीज भी बहुत जगह पर कमजोर है, रीजनल पार्टीज की जरूरत है, बैसाखी चाहिए होती है। नहीं, तो आप क्यों भूल रहे हैं कि 2014 के बाद से अभी तक हमने 16 राज्यों में सरकार बनाई है। ठीक है, लेकिन हम आगे बढ़े भाई। सिर्फ बीजेपी की गवर्नमेंट कहां पर है? हम आगे बढ़े में है। आप ये 16 की अगर बात कर रहे हैं अभी, तो सिर्फ बीजेपी की, सिर्फ बीजेपी की। अरे देश का बारे में क्या कहेंगे? क्या आने वाली बात कर रहे हैं सर? देश का सबसे बड़ा राज्य जहां से प्रधानमंत्री का कुर्सी का रास्ता निकलता है, वहां हमने 2017 में सरकार बनाई है। विप्लव जी, अच्छा ओके, ठीक है, बिहार की शुरुआत होगी, ठीक है, वो तो समय बताएगा जी। उत्तर प्रदेश। ठीक है जयराम साहब, आपने बात रखी, इस पर मैं रिस्पॉन्ड लेना चाहता हूं जरा घनेन साहब से। जयराम भाई ने जो बातें करी, जयराम भाई हमारे गठबंधन को लेके आपको इतनी चिंता नहीं होनी चाहिए। आप अभी इस बात की चिंता करो कि 2014 के बाद से 6 अलायंस आपके भाग चुके एनडीए छोड़ के, आप उनकी चिंता करो, और 3-4 और भागने की कतार में है। ठीक है, नहीं सुन लो, नहीं मैं तो इसमें कह रहा हूं ना, मैं तो अरे अब मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं करा, आराम से तसल्ली सुनो। आपने हमारे गठबंधन में डिस्टर्बेंस तो हो रही है, डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है, मैं नहीं करता। तो जयराम भाई हमारे महागठबंधन को लेके आप चिंता छोड़ो। आप अभी ये देखो कि एनडीए का कुनबा कैसे बचाना है। 2014 से 6 लोग भाग चुके आपके एनडीए पार्टनर, और 4-5 अभी लाइन में लगे। अपने घर को देखो, हमारा घर तुम ठीक कर लेंगे। हमें मायावती जी कितनी सीटें देंगी, एसपी कितनी सीटें देंगी? मैंने पहले भी कहा था साउथ भाई कि हमारे लिए सत्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, देश को बचाना है, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें तो इस मोदी सरकार खतरे में। ठीक है सर, भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, 84 में हम 2 सीट पर थे, 89 में हम 99 सीट पर लेकर के आए। तब तक हम राजनीति के लिए अछूत थे, राजनीतिक दल हमसे हिस्सेदारी करने से, भागीदारी करने से दूर थे। लेकिन 1998 में जब 183 सीट लेकर के आते हैं तो हमें गठबंधन के साथी मिलने लगे। 1999 से 2004 में हमने 28 दलों के साथ एक बहुत ही सफल सरकार चलाई, और 2014 में हम 282 सीटों के साथ अपने दम पर मेजॉरिटी लेकर के आए हैं, अपने मेजॉरिटी लेकर के आए हैं। अरे भूल गए सर, छोड़ के नहीं गई।
क्या नहीं गए? अभी साल भर 2014 पहले के बाद ही देश आप के गठबंधन को राजनीति नहीं का एक चला बहुत बड़ा सकते। चेहरा आप नीतीश कुमार गठबंधन हमारे साथ जुड़े हैं। गठबंधन चलाने का अनुभव आपके पास नहीं है, गठबंधन चलिए। चलाने का हाँ, अनुभव ठीक है, हमारे इस पास है। अनुभव भी नहीं। हमने ठीक है। देश चलाया, ठीक है। हमने आपके पास गठबंधन देश को चलाया। अनुराग सर, मैं आता हूं सर जल्दी से विवेक जी से एक छोटा सा आपके रिएक्शन पास देश को छोटा सा जल्दी से रिएक्शन लेकर आता हूं मैं भी आपके अनुराग पास जी। ठीक है गणेश साहब, ठीक है सर पूरा टाइम नहीं दे सकते ना सर, पूरा टाइम नहीं दे सकते सर। विवेक साहब हो सकता है आपकी ही बात कर रहे हैं। हमने यूपीए को देखिए। एक्सपेंड करा, हमारा यूपीए का ओके। कोई सबसे पार्टनर पहले नहीं है। सबसे पहले विवेक साहब जल्दी से विप्लव साहब शॉर्ट में एक रखिएगा। चीज का उत्तर दीजिए। शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने क्लियरली वर्ड्स यूज करे, चौकीदार ही चोर है। क्या आप गठबंधन अभी भी उसके साथ करेंगे और क्यों कर रहे हैं और क्या मजबूरी है आपकी? नहीं, पता नहीं आप सुनते रहिए, कौन सा सुनते अखबार रहिए सर, पढ़ते आप हैं। लेट मी स्पीक। अयोध्या के अंदर आप हिंदुत्व की कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपसे पहले वहां शिवसेना पहुंचती है, वो कहती है हिंदू वोट मेरा है, बीजेपी कहती है हिंदू वोट मेरा है, और आप एक ही टर्फ पे फाइट कर रहे हैं। ओके सर, ठीक तीसरी है। चीज जो सेक्युलरिज्म की बात आपने करी कि वाई सेक्युलर पॉलिटिक्स, आज आप ये कह रहे हैं, आज योगी सरकार अगर किसी कंपनी का आदमी खुले में जाकर के किसी पार्क में नमाज पढ़ेगा नोएडा की, तो हम उस कंपनी के खिलाफ एक्शन लेंगे। ये आप किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं, जरा ये एक्सप्लेन करिए आप कि आप कंपनियां क्या करेंगी, ढूंढा करेंगी कि कौन नमाज कहां पढ़ रहा है। आज नमाज आपने नोएडा के पार्क में बंद कराई है, कल आपका एजेंडा होगा कि नमाज ही पढ़ना बंद करा दो, और उसके बाद आप कहेंगे कि सारा आप सेक्युलर बंद कराओ। ठीक सौद है, भाई, ठीक है, सौद भाई, इसलिए ये सेक्युलर इनको पॉलिटिक्स अपने जरूरी है। जिनकी जहां से ये इसलिए सारी ऊर्जा विप्लव और भाई, बुद्धि सेक्युलर लेकर के आते हैं ना पॉलिटिक्स चीन, जरूरी है। उनसे जाकर के इसीलिए चाइना वालों से सेक्युलर फ्रंट पूछना चाहिए। चाहिए। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी अरे सरकार से प्लीज, जाकर हमें के आप मत सिखाइए पूछिए, कम्युनिज्म ठीक आप। ना। आप चाइना अगर जाकर एक के रूल पूछिए कि बनाते हैं, नमाज विप्लव क्यों बंद भाई, कर दिया, अगर एक मस्जिदों रूल पर बनाते पहरे हो, क्यों लग रहे तो हैं, हिंदू क्यों वहां पर मुसलमान आज दोनों के लिए क्रिसमस बैन बनाओ। कर दिया गया, तो फिर इन क्यों रोडों पे क्रिसमस पर जाकर खर्चे रुको। करने से रोक दोनों के लिए लगा दी गई। बनाओ, हम आपके आप साथ जाकर हैं। के चलिए अपने ठीक है, चाइना बिल्कुल स्कूल नहीं, ऑफ ठीक है थॉट में सर जाकर के ये सब हम बातें करिए। यहाँ पर नमाज को लेकर डिबेट नहीं कर रहे हैं फिलहाल। नहीं, उससे पूछिए ना, हमेशा मुद्दा भटकाते हैं। मनुस्मृति, नमाज, जब इससे आगे वो बढ़ नहीं अनुराग पाते। सर देखिए उनको बात आज नहीं ये है। नहीं दिखता कि ठीक है, भारत आज छठी अर्थव्यवस्था बन चुका है विश्व में। ठीक है, प्लीज होल्ड सर। लेकिन अनुराग सर देखिए यही समझ में नहीं आता है कि जो मजहब की तिजारत है ना, यानी कि मजहब का व्यापार सबसे ज्यादा मुनाफे वाला व्यापार लगता है ये। बिल्कुल, ये अच्छा, इसमें कोई अछूता नहीं है। इसमें इसका तो बीज बोया था कांग्रेस ने, फल खा लिया बीजेपी ने। तो इसमें कोई, ये लोग जब एक दूसरे को जो है आलोचना करते हैं तो बड़ा जो है हंसी का विषय होता है कि इसकी शुरुआत तो कांग्रेस ने करी थी। हाँ, इसको अच्छी तरह से जो है मोबिलाइज बीजेपी ने कर दिया। अच्छा, नंबर 2, अगर गठबंधन की राजनीति के कांग्रेस और भाजपा का हम एक कंपैरिजन देखेंगे, तो गठबंधन की राजनीति में अगर आप भाजपा और कांग्रेस की मोडस ऑपरेंडी देखिएगा, तो कांग्रेस ने जिस भी क्षेत्र में वहां के क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन किया, वहां उसने अपना नुकसान करा के उस क्षेत्रीय दल को बहुत स्ट्रांग किया। ये पूरे मतलब जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस के किसी पुराने सब साथी रहे हुए हैं। जो भाजपा की शैली है कार्य करने की, कि जो भी इनका क्षेत्रीय दल होता है, जो भी इनका एलआई होता है, वो धीरे धीरे करके ये छोटे भाई के तौर पे जाते हैं और वहां बड़े भाई बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सर जल्दी से सर राजवीर सर आप भी इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए सर, बहुत शॉर्ट में चाहूंगा क्योंकि मुझे फाइनल कमेंट के लिए 30 सेकंड के पास के लिए भी आना है सबके पास। मुझे लगता है कि जहाँ तक ये थर्ड फ्रंट या महागठबंधन की बात है, ये सारे ही अपने आपस में कोई तय अभी तो नहीं कर पा रहे हैं कि किधर जाना है। कंफ्यूजन की एक स्टेट है, और जो जिस तरीके से झूठा, अब जैसे सेकुलरिज्म है, पॉपुलर फ्रंट का समर्थन लेते हैं कर्नाटक में और फिर कहते हैं कि सेकुलर फ्रंट बनना चाहिए। 99% मुसलमान वोट करे कांग्रेस को और फिर कहते हैं कि सेकुलर फ्रंट होना चाहिए। केरल में जो है वो सारे आरएसएस के कार्यकर्ताओं को मरवाते हैं और फिर कहते हैं सेकुलर फ्रंट होना चाहिए। मतलब ये कहीं ना कहीं ये जो ड्यूअलिटी है, इसमें कहीं ना कहीं इस गठबंधन को नुकसान होगा ही होगा। ठीक है सर, और अब दूसरा ये फाइनल है कमेंट के लिए सर मैं सबके पास आऊंगा सर, आपके पास भी आऊंगा सर, वक्त थोड़ा इजाजत नहीं दे रहा इसलिए रोक रहा हूं। आपकी जो बात होगी सर वो फाइनल कमेंट में हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले जयराम साहब मैं आपके ही पास आना चाह रहा हूं फाइनल कमेंट के लिए कि ठीक है, चाहे थर्ड फ्रंट अमल में आए, चाहे अजीम इत्तेहाद अमल में आए, लेकिन दिक्कत तो यह है कि सभी पार्टियां एक साथ आने की कवायद में हैं, भले उसमें कांग्रेस हो या ना हो, लेकिन दिक्कत यही है कि फिर इससे बीजेपी को या एनडीए को भारी नुकसान होगा। बिल्कुल नहीं होगा। अभी जिस तरह से बौखलाहट आप देख रहे थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दिखा रहे थे, उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे थे, तो ये उनके लिए खतरे की बात है, क्योंकि महागठबंधन की बात वो कर रहे हैं। हम तो अपने दम पर फुल मेजॉरिटी की सरकार
2014 में लेकर के आए थे, लेकिन चूंकि सबको साथ लेकर के चलना है, सबका साथ सबका विकास की बात हमने की है, इसलिए हम एनडीए का और विस्तार कर रहे हैं। आने वाले समय में एनडीए का और अधिक विस्तार होगा और ये महागठबंधन और तीसरे फ्रंट ये जो भी बनाएंगे उसके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और सबसे बड़ी चुनौती तो एक चेहरा, एक लोकप्रिय नेतृत्व है ही नरेंद्र मोदी जी। दिक्कत यही है कि आप लोग कुछ सेट ही नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो अजीम इत्तेहाद की बात हो, चाहे थर्ड फ्रंट की बात हो। वक्त कम है, लेकिन अभी चीजें प्रीमेच्योर। अनुराग जी ने पूरी चर्चा को लास्ट में इन्होंने निचोड़ निकाल लिया कि पूरी चर्चा किस बात पे थी। पूरी चर्चा इस बात पे थी कि हमें अपने साथियों को लेके चलने का अनुभव है। हमारे साथ साथी आते हैं, हम उनको सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, और जो उनका हक है वाजिब हक, हम वाजिब हक की बात करते हैं। हम अपने साथियों को मजबूत करने की बात करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ बनेगा नहीं बनेगा करने की बात करती है। साउथ भाई, नहीं मैंने आपको नहीं रोका। साउथ भाई, हम अपने साथियों को मजबूत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी कमजोर करती है। आज भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरबान में झांकने की बीएसपी ये कहती है, 6 लोग एनडीए छोड़ के चले गए हैं। सपा भी ये कहती है कि कांग्रेस हमको कमजोर कर रही है। रामविलास पासवान वक्त के हिसाब से बात कीजिए सर। मैं आप लोग से गुजारिश कर रहा हूं सर, 30 सेकंड में बात कंप्लीट कीजिए। जयराम साहब, अब नहीं आ पाऊंगा मैं आपके पास। विवेक साहब, देखिए, मैं सिर्फ बड़ा कंसाइजली बोलूंगा। जय जवान लाल सलाम, जय किसान लाल सलाम, जय मजदूर लाल सलाम, सेक्युलरिज्म को लाल सलाम। और ये सेक्युलर गठबंधन आएगा, लाल सलाम लेकर के आएगा। सेक्युलर पार्टियां सब इकट्ठी रहेंगी और इस सरकार को, जो टोटली कम्युनल है, विद केसीआर और विदाउट केसीआर, ऑल आर वेलकम हु आर सेक्युलर। यू ज्वाइन, यू कोऑर्डिनेट, आप सीटें डिवाइड करो, हम मिलके आएंगे। और दूसरी बात, हम इस कम्युनल सरकार को, जो एंटी फार्मर, एंटी मजदूर है, इसका हम विपक्ष करते हैं और इसको हम हटाएंगे। चलिए, लेकिन अनुराग सर, आपसे भी फाइनल कमेंट की। ठीक है, ये तमाम कोशिशें हो रही, लेकिन अब वक्त नहीं बचा है, फिर भी चीजें फाइनलाइज नहीं हो रही हैं। देखिए, इसी तरह ये लास्ट मिनट तक जो है कुछ ना कुछ जो है चलता रहेगा। अभी ये कई जगह ये होगा कि हम पोस्ट पोल अलायंस के बारे में सोचेंगे, हम एक अलग अलग लड़ेंगे, और बाद में जिसके पास जितना होगा फिर बंदरमाट करेंगे। देखिए, ये सारी चीजें ना कि सत्ता की लड़ाई में हमें किस तरह से एक बड़ा स्टेक हासिल करना है, उसकी ये सारी क्षेत्रीय दलों की लड़ाई है। और अपने आप को जिंदा रखने के लिए ये वहां तक सोच रहे हैं, ये जो कवायद हो रही है कि हमें जब थर्ड फ्रंट की सरकार बनेगी कि हमें वापस से पुनर्जीवित होना है। बहरहाल ठीक है सर, मैं वक्त नहीं है अब, इसलिए मैं राजवीर सर आपसे फाइनल कमेंट की। सर देखिए, इन सब के बीच 2019 का जो इलेक्शन है वो वाकई दिलचस्प अपने आप में कहा जा सकता है ना? नहीं, देखिए, इलेक्शन तो हर एक ही दिलचस्प होता है, क्योंकि सत्ता के लिए सभी संघर्ष करते हैं, चाहे वो पार्टी एक्स हो, पार्टी वाई हो। लेकिन मैं 2 बातें कहना चाहता हूं कि जहां पर मैंने जो शुरू में एक सवाल उठाया था, उसका किसी भी पैनलिस्ट ने जवाब दिया नहीं, कांग्रेस के या सीपीएम के या दूसरे जो लोगों ने, कि जहां नेता और नीति और रीति नहीं होती है ना, वहां कॉम्प्रोमाइज की सरकार बनती है। और जब कॉम्प्रोमाइज की सरकार बनती है तो देश में भ्रष्टाचार, भूख और भय, इन तीनों को जन्म लेता है। अपोजिशन भी और कांग्रेस ने भी कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कम से कम ये कह तो रहे। सर वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुटे और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब यही बात निकल करके सामने आ रही कि भले ही वक्त बहुत कम है, लेकिन चीजें बहुत तेजी से डेवलप हो रही हैं, और इसीलिए लगातार पैनी नजर रखे हुए हैं हम लोगों ने भी कि आखिर तस्वीर क्या बनती है। आप भी नजर बना रखिए। आज का मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।